हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एक्सपर्ट में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, यह एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको निःशुल्क लेखपाल की तैयारी कराई जा रही है। इस चैनल का मोटो है कि वो बच्चे जो एफोर्डेबल नहीं कर पा रहे हैं, महंगी कोचिंग में जा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए जो डायरेक्टर का निर्देश दिया गया है कि आप सभी उन बच्चों के लिए निःशुल्क कार्यशाला की व्यवस्था करें, निःशुल्क पढ़ाएं जो बच्चे एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8085 पद लेखपाल का आया है और उसके 4 स्तंभ हैं। लेखपाल का जो सिलेबस है उसके 4 स्तंभ हैं। पहला जो स्तंभ है हिंदी एक ऐसा स्तंभ है जहां पर कंपटीशन बराबर रहता है। लगभग जितने भी तैयारी स्टूडेंट करते हैं, कंपटीशन यहाँ बराबर रहता है। उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट होता है बच्चों, मैथ, यहाँ कंपटीशन थोड़ा मॉडरेट लेवल का होता है, क्योंकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एज एसएससी एस्पिरेंट, उनकी मैथमेटिक्स में काफी अप्रोच होती है, काफी पकड़ होती है। लेकिन इसके बाद जहां आता है जीएस, तो एसएससी के जो बच्चे हैं ना, वो मैथ और रीजनिंग पे उनका अच्छा खासा कमांड होता है और वो उसी के बल पे ही क्या करते हैं कि एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप मैथ, हिंदी क्या होता है, सबका लगभग बराबर रहता है, कंपटीशन देखने में मिलता है। सब 25 में 20 तो कर ही लेते हैं, पढ़े लिखे लोग जितने भी हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैथ में क्या होता है, जो फ्रेशर बच्चे होते हैं, जो कभी एग्जाम को फेस नहीं कर पाए हैं, वो उनका क्या होता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसलिए इसे मॉडरेट लेवल में रखा जा सकता है। और उसके बाद जीएस होता है बच्चों। जीएस जनरल साइंस में सामान्य ज्ञान एक ऐसा खजाना है जहां पता नहीं क्या आ जाता है, मतलब कुछ भी पूछ लेते हैं। तो इसका बृहद सिलेबस होने के नाते लेकिन बच्चा इस समय भी अच्छा खासा क्वालिफाई कर जाता है, 18 से 20 मार्क्स तक तो 25 मार्क्स तक कर लेता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ भी आप 25 के 25 प्रश्न मिल जाएंगे। जो सर पढ़ाएंगे आपको हिस्ट्री और जनरल साइंस, वो काफी पहुंचे हुए हैं और उन्हें जो नेट जेआरएफ भी हैं, तो यहाँ भी आप ठीक ठाक स्कोर कर पाएंगे। जो चौथा एक स्तंभ है जहाँ कंपटीशन बहुत तगड़ी होने वाली है, जहां से आप फाइट करने वाले हो बच्चे लोग, वो क्या है समझ रहे हैं, ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा स्तंभ, और सबकी वेटेज भी बराबर है। हिंदी का वेटेज 25 क्वेश्चन का, मैथ का वेटेज 25 क्वेश्चन का, जीएस का वेटेज 25 क्वेश्चन का, और ग्रामीण परिवेश का वेटेज भी 25 क्वेश्चन का ही होता है दोस्तों। 25 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप जो इसमें कंपटीशन करेगा बच्चा, जो ग्रामीण परिवेश में कंपटीशन करेगा बच्चा, वो निश्चित तौर पर लेखपाल बन के रहेगा, क्योंकि ये तीनों जो है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। नो डाउट, 100% मैं बता रहा हूँ, आप सभी जानते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी जानते हैं, इसमें पूरे के पूरे ये जो हिंदी है, मैथ है और जो जनरल साइंस है, वो पूरा पूछा जाता है। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश है वो केवल लेखपाल की वैकेंसी में पूछी जाती है। तो इसका वेटेज 25, और इसमें जो बच्चे 9-10 कर पाते हैं उनका एक सम्मानजनक स्कोर माना जाता है, वो कंपटीशन में भी रहते हैं। क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश का मुख्यतः क्वेश्चन पूछता है, इसका अप्रोक्स 10 से 14 क्वेश्चन पूछता है बच्चों, 10 से 14, और 11 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक इसमें यूपीजी के भी पूछता है। क्या पूछता है? 11 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक यूपीजी के भी पूछता है। तो ये दोनों मिलाकर ही क्या करते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? 25 क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, जिसने भी 2015 में जब लेखपाल की वैकेंसी आई थी, जिसका 9-10 क्वेश्चन सही हुआ था बच्चों, वो अपने आप को लेखपाल समझ रहा था। लेकिन इतने से थोड़ी ना होता है, 25 में अगर आप 9-10 कर पा रहे हो तो 16 क्वेश्चन तो आप पहले से ही पीछे हो गए। मतलब 84 प्रश्न आपने अटेम्प्ट किए होंगे, तो कैसे सिलेक्शन हो पाएगा? मतलब 16 तो आपने ऐसे ही छोड़ दी, केवल एक सब्जेक्ट में, मैथ में भी कुछ छोड़े होंगे, उसके बाद जीएस में भी छूटा होगा। मान लो मैं मानता हूं कि हर बच्चा हिंदी में ठीक ठाक होगा, क्योंकि उसकी मदर टंग है, ये मातृभाषा है, और वो बचपन से अगर यूपी में है तो यूपी की जो राजभाषा है वो भी हिंदी है, और सेकंड राजभाषा उर्दू है। तो हिंदी इसलिए मैं मानता हूं सभी बच्चे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ग्रामीण परिवेश जो है एक नया सब्जेक्ट है लेखपाल के लिए, तो
स्पेशली जो बनाया गया है इस पे ही हम लोग ध्यान देंगे। आज की जो पहली कार्यशाला है ग्रामीण परिवेश की, और इसमें हम आप लोग को बताने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या कवर करता है, ग्रामीण परिवेश होता क्या है, ग्रामीण परिवेश में आता क्या है ग्रामीण परिवेश, क्यों लोग नहीं कर पाते हैं अच्छा स्कोर ग्रामीण परिवेश में, ऐसी क्या बात है। तो आज हम दिखाते हैं इसका सिलेबस कैसा है। आप लोग भी देखेंगे तुरंत आपको भी समझ में आ जाएगा कि सिलेबस तो इतना आसान है, फिर लोग ग्रामीण परिवेश में 9 से 10 नंबर क्यों पाते हैं। ठीक है, तो जिसका इसका पहला ही स्तंभ है भारतीय समाज। क्या है? भारतीय समाज। अब बताओ, समाज और भारतीय समाज के बारे में आपको नहीं पता है? पता है, लोग कैसे रह रहे हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनका एग्रीकल्चर क्या है, उनका फूड सिस्टम क्या है, यही तो है। और यूपी लेखपाल की वैकेंसी आई है, तो यूपी में किसके बारे में हमको ज्यादा पढ़ना है? उत्तर प्रदेश में लेखपाल का क्या होता है? भूमि को नापना है, भूमि का सरकार के लिए कलेक्शन करना है, सरकार अगर कोई फर्म लगा रही है उसके लिए भूमि बताना है कि कहां पर आप ये कर सकते हो, सरकार के लिए हायर करना है, जो सरकार इन्वेस्टर्स को बुलाती है उनके लिए जो सरकार जमीन की व्यवस्था करती है, उसका काम कौन सा है? लेखपाल का है। तो दोस्तों, भारतीय समाज क्या है? जो लोग भारत में हैं उनके लिए एक उनका जो समाज है, उनका रहन सहन, खाना पीना, कृषि करना, व्यवसाय करना, जो सिस्टम है वही तो है भारतीय समाज। तो उसको पढ़ना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आप उस लेवल का नहीं पढ़ते हो, इसलिए हमेशा आपका वो रह जाता है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग मतलब यूपी रेवेन्यू डिपार्टमेंट। यूपी रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या है? जो भी एग्रीकल्चर से, जो भी कृषि से हमको फायदा होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी संपत्ति उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कलेक्ट कर पा रही है, वो क्या कर रही है, वो उसका भी एक पार्ट आता है आपका लेखपाल में। उसके बाद तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट है इसमें, कृषि। अब कृषि क्या है? कौन नहीं जानता है? फार्मिंग करना ही कृषि कहलाती है, खेती करना कृषि का काम है, पशुपालन करना कृषि के अंतर्गत आता है, डेयरी प्रोडक्शन करना सब कृषि का ही तो पार्ट है। तो कृषि में हम लोग क्या देखेंगे? कृषि कितने प्रकार की होती है, कृषि कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ठीक। कृषि करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, अभी बीच में एक लॉ आया था कानून बिल करके, ठीक है। तो कानून बिल क्या था? कृषि के लिए ही तो था। सरकार क्या करती है? सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, सरकार का उद्देश्य होता है उनके यहाँ जो जनता है उसको क्या करना, उसकी आवश्यकताओं को फुलफिल करना, उसको वो करना, उसको प्रॉफिट अर्न करवाना, उसको खुश रखना। सरकार का काम बिल्कुल नहीं है कि वो क्या करे कि लाभ कमाए। उसका जो उसके बाद कृषि आ गई, तो कृषि आएगी तो सिंचाई की भी व्यवस्था होगी, तो सिंचाई करेंगे। सिंचाई, अब सिंचाई कैसे होगी? सिंचाई के लिए ट्यूबवेल होना चाहिए, मोटर होना चाहिए, उसके बाद या स्प्रिंकलर विधि हो या छिड़कावा विधि हो, ठीक है, ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो सिंचाई उत्तर प्रदेश में अधिकतम सिंचाई जो होती है नहरों से होती है, नलकूप की व्यवस्था होती है, ठीक है। और सिंचाई कैसे अलग अलग माध्यमों से जिस प्रकार से हो रही है वो देखा जाता है, ठीक। उसके बाद जो पांचवा स्तंभ है इसका भूमि सुधार। क्या है दोस्तों? भूमि सुधार। भूमि सुधार क्या है? जब हम एक ही खेत पे अनेक प्रकार की फसल नहीं उगाते हैं दोस्तों, तो वो हमारी जो भूमि है वो क्या हो जाती है, बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है, फर्टिलिटी रेट घट जाती है। अगर एक ही फील्ड पर आप अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स उगा रहे हैं या खेती कर रहे हैं तो क्या होता है, उससे उसकी फर्टिलिटी रेट जो होती है बनी रहती है। लोग कहते हैं कि जिस खेत में दलहन खेती की जाती है, दलहन की खेती की जाती है, उसकी फर्टिलिटी रेट ज्यादा होती है, क्योंकि क्या करता है, उसकी जो जड़ें होती हैं जमीन के अंतर्गत अंतर नाइट्रेट की व्यवस्था, नाइट्रेट का उपलब्ध करा देती हैं, तो जमीन फिर से तरोताजा होता है, फिर से उसकी फर्टिलिटी रेट बढ़ जाती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर खेती अच्छी करनी है या खेती में अच्छा प्रोडक्शन पाना है तो उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है ऊर्जा, ऊर्जा कौन सी? अमोनिया, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है उसको कहां से मिलता है?
यूरिया हम डालते हैं जितनी बार, आप लोग जानते हैं गांव में जो बच्चे हैं गांव के ग्रामीण परिवेश के, वो क्या करते हैं, उनके यहाँ चारा बोया जाता है जिसको बरसीम बोला जाता है। तो बरसीम में जितनी बार कटाई होती है उतनी बार क्या दिया जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, उसका एक पोषक तत्व है और वो जल्दी से क्या करता है, आपको बरसीम को मिलता है और खा पी के वो तंदुरुस्त होकर फिर बढ़ जाता है, फिर काटा जाता है। तो जितनी बार कटता है उतनी बार उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है। ठीक है, तो उसी में भूमि सुधार, तो जो अभी बीच में सरकार लाई थी बैरन भूमि के लिए उर्वरक का निर्माण किया था, तो उसके अंतर्गत आता है दोस्तों आपका भूमि सुधार। उसके बाद जो छठा आता है पशुधन। क्या आता है दोस्तों, पशुधन। अभी पशुधन क्या है, पशुधन आता है, इसमें ही आपका आ जाए पशु नस्ल। ठीक है, फिर आ जाता है पशु गणना, फिर क्या आता है, पशु गणना। पशुधन, पशु नस्ल, पशुओं की नस्लें और पशु गणना, ये क्या बात हुई। पशुधन तो आपका कृषि में भी आ जाता है। ठीक है, पशुधन छोड़ दीजिए यहाँ पर, चलो पशु नस्लें। अब ये नस्लें जो हैं, जैसे भैंस की कई प्रजाति की नस्लें होती है, गायों की बहुत प्रजाति की नस्लें होती है। भैंस में जैसे होती है मुर्रा होती है, भिंड होती है। ठीक है, गायों में होती है गिर गाय होती है, साहिवाल होती है, जर्सी गाय होती है, फिजिशियन गाय होती है। तो इनकी नस्लों की भी जो रिकॉर्ड्स रखता है, कौन रखता है, हमारा लेखपाल के पास सब पता होता है, उसको सारी जानकारी होती है दोस्तों। कि तुम्हारी खेत में क्या बोया गया है इसकी भी जानकारी होती है। वो एक वर्ष में 3 बार पड़ताल करता है, रबी की पड़ताल, खरीफ की पड़ताल और जायद की पड़ताल। अलग अलग टाइम्स पे वो जा करके पड़ताल करता है कि आपकी खेत में क्या बोया गया है। उस सरकार को सारे रिकॉर्ड्स पता होते हैं। इसलिए जब देखते हो कि जो कृषि वर्ष होता है दोस्तों, जो आपका एक कृषि वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 31 अगस्त तक की होती है। कृषि वर्ष आपका 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। तो सरकार को सब पता होता है कि आपके खेत में कौन सा क्रॉप बोया गया है। फिर इसमें ही हम आगे चलते हैं तो आता है राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाएं। राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाएं, तो इसमें राज्य जो योजनाएं लागू करती है, जैसे अभी केंद्र सरकार ने क्या किया था कि एमएसपी को उसने मेंशन नहीं किया था। अब एमएसपी क्या होती है, सरकार एक बार में 4 प्रकार के प्राइस को लागू करता है। क्या होता है, एमएसपी होती है, एमएसपी को कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मीन्स न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये कब होता है, जब आप क्रॉप की बुआई करते हैं तभी सरकार कहती है कि आपके खेत में प्रोडक्शन हो या ना हो, हम इतने में आपकी क्रॉप खरीदेंगे। जैसे मान लो गेहूं को 20 रुपए रबी की सिस्टम में, जब वो नवंबर में बोई जाती है तो वो कहती है कि हम 20 रुपए में खरीदेंगे, आपकी क्रॉप अच्छी हो चाहे ना हो। उसके बाद एक प्राइस आती है, उसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होती है, ये सरकार करती है अपनी स्वेच्छा से। क्रॉप कटने के बाद वो क्या करती है, कहती है कि अब आपकी फसल हम अच्छी हुई है या नहीं हुई है, मैं इस प्राइस पे खरीदूंगा 25 रुपए में। ठीक है, तो जो 25 रुपए में खरीदेगी, क्यों खरीदेगी, प्रोक्योरमेंट मतलब वो क्या करती है, सरकार अपना जो वो है भंडारण करती है। किसके लिए, जो पीपीपी सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो सरकारी गल्ले की दुकानें होती हैं, खाद की जो दुकानें होती हैं दोस्तों, उसके लिए सरकार क्या करती है, प्रोक्योर करती है, भरण करती है, अपने भंडारण को भरती है, अनाज को कलेक्ट करती है। क्योंकि विषम परिस्थितियों में, जैसे कोविड जैसे सिस्टम अभी चल रहा है, उसके बाद उसका अलग वेरिएंट आ गया है ओमिक्रॉन करके, तो इसके लिए क्या करती है सरकार, भरण करती है। तो भरण करने के लिए भी वो एक प्राइस करती है। फिर एक प्राइस आती है इशू प्राइस। तो इस प्रकार से जब सरकार अलग अलग जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो भी किसके माध्यम से हमको मिलती हैं, जो हमारा सबसे जो हम बनने जा रहे हैं, जो आप बनने जा रहे हैं, वो क्या है, लेखपाल। तो लेखपाल को सब पता होता है कि आपने अपने खेत में क्या बोया है। ठीक है, लेखपाल को सब पता होता है कि आपने अपने खेत में क्या बोया है, और उसके माध्यम से सरकार जो योजनाएं बनाती है हम उसका फायदा ले पाते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद
आता है पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद क्या आता है उसके बाद दोस्तों जो 9वां स्तंभ है पंचायती राज अधिनियम। पंचायती राज अधिनियम 1947 ये क्या करता है कि आपका जो गांव प्रधान होता है या पंचायत सदस्य होता है, ठीक है, उसके बीच जो भी वाद विवाद होते हैं वो हमारे यहाँ इसके थ्रू ही, मतलब पंचायती राज अधिनियम की जो सब सेक्शंस हैं उनके थ्रू ही उनके मामलों का निपटारा भी हम क्या करते हैं, इसी में पढ़ते हैं, ग्रामीण परिवेश में ही पढ़ते हैं। उसके बाद जो अगला सेगमेंट आता है यूपीजीके। इन सब के पढ़ने के बाद जो बचता है, जिसका मैंने तो आपको बताया कि 10 से 11 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो यूपीजीके के बारे में आपको अच्छे से पता है, नहीं पता है, मैं आपको दावा करता हूं कि 25 के 25 आपको यहां से आने हैं। फिर अब इसका एक और स्तंभ, अब इसी में जितना हमने आपको बताया है उसका सेकंड टॉपिक उठाते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमने आपको बताया था, जिसका नाम है राजस्व परिषद। और राजस्व परिषद का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, आज वो बताने वाले हैं हम आपको, तो बने रहे साथ साथ। राजस्व विभाग या रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या राजस्व विभाग क्या होता है, राजस्व विभाग, रेवेन्यू। तो दोस्तों रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जैसा कि हमने बताया कि भारतीय समाज, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज्यादा रोल निभाता है, इसलिए उसको ही पढ़ते हैं राजस्व विभाग, ठीक है। तो राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था, उसी टाइम पे हमारे यहाँ राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी, एक क्वेश्चन से यहाँ से बनता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी, 1831 में। स्वतंत्र भारत में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, परतंत्र भारत में हुई थी, जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का राज था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जब स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया उस टाइम का क्या, इलाहाबाद, ठीक है, उस टाइम का इलाहाबाद और आज का प्रयागराज, ठीक है। तो अब आपको उस टाइम का इलाहाबाद भी याद रखना है और आज का प्रयागराज भी याद रखना है, ठीक है। तो प्रयागराज के नाम से आपके मन में 2 एक क्वेश्चन जीके के भी आ जाने चाहिए कि प्रयागराज में कुंभ का मेला भी लगता है, ठीक है। तो कोरिलेट करके आप इस तरीके से याद करते हैं। तो एक समय आया था कि प्रयागराज जो है, इलाहाबाद जो है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी बनी थी, ठीक है। तो ये सब क्या है, समय का खेला है, ठीक है। राजस्व विभाग में हम पढ़ते हैं 1831 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ रूल कर रही थी, तो उसको भी क्या हुआ, रेवेन्यू संपत्तियां जुटाने की चाह होती है सब में, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उसने क्या किया कि राजस्व विभाग की स्थापना कर दी। तो राजस्व विभाग में 5 प्रमुख तत्व हैं। क्या है, 5 प्रमुख तत्व, जिसमें एक होता है राजस्व परिषद। राजस्व परिषद की स्थापना जो हुई 1831 में, राजस्व परिषद, इसकी स्थापना कब हुई, 1831 में। उसके बाद क्या आता है, चकबंदी विभाग। क्या आता है, चकबंदी विभाग। चकबंदी विभाग में क्या होता है, चक का मतलब होता है खेत, बंदी मीन्स बाउंडेशन, आप लोग सभी जानते हैं। बंदी का मतलब होता है कि सीमांकन करना। तो उसने क्या किया कि चकबंदी विभाग करा। तो पर्टिकुलर पर्सन के लिए पर्टिकुलर एरिया के निर्धारण जो हुआ है, किसके माध्यम से हुआ है, चकबंदी विभाग के माध्यम से। तो क्वेश्चन बनता है कि अब तक हमारे प्रदेश के भीतर, इस उत्तर प्रदेश के भीतर कितनी बार चकबंदी पूर्ण रूप से की जा चुकी है। तो निश्चित तौर पर आप सभी को पता है कि लगभग 1 बार चकबंदी की जा चुकी है, कहीं कहीं 2 बार चकबंदी की जा चुकी है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि चकबंदी प्रदेश में कितनी बार की जा चुकी है, तो वहां आपका उत्तर होगा केवल अभी तक 1 बार। चकबंदी भी कई प्रकार से होती है, आंशिक चकबंदी होती है, अनिवार्य चकबंदी होती है, ठीक है, पूर्ण चकबंदी होती है। तो चकबंदी समय समय पर डिपेंड करता है कि कैसे कैसे हो रही है। तो सीमांकन करने की जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, चकबंदी डिपार्टमेंट में, ठीक है। राजस्व परिषद, चकबंदी विभाग, और उसके बाद तीसरा सिस्टम आता है राहत विभाग। राहत
विभागीय आपदा मैनेजमेंट, आपदा विभाग, आपदा विभाग। राहत विभाग क्या करता है, जब कोई नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जब कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो राहत विभाग क्या करता है, जो लोग होते हैं, जो प्रभावित लोग होते हैं, उनके लिए क्या करती है, व्यवस्था करती है। क्या, किसकी व्यवस्था करती है, उनके रहने की व्यवस्था, उनकी मेडिसिन की व्यवस्था, उनको रिहेबिलिटेट करती है, उनको नई मतलब जितना भी उनका क्षति होता है, सरकार उसको क्या करती है, राहत विभाग के माध्यम से क्या करती है, उनको सब्सिडी देती है, उनको फंड करती है कि उनका जो भी नुकसान हुआ है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, वह उस प्रदेश की जनता को खुश रखने के लिए अनेकों प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन, अनेकों प्रकार से क्रियाएं करता रहता है। जैसे चकबंदी विभाग, राजस्व परिषद हो गया, चकबंदी विभाग होगा, उसके बाद राहत विभाग के माध्यम से जितने भी आपके नुकसान हुए हैं, सरकार उसको क्या करती है, भरती रहती है। उसके बाद आगे चलते हैं, जो चौथा पॉइंट है इसका, निदेशक भूमि अध्यापित, निदेशक भूमि अध्यापित। ये क्या करता है, इसके पास आपके भूमि का लेखा देखा होता है, ये रिकॉर्ड्स कीपिंग करने वाला व्यक्ति होता है। जितनी भी लैंड्स है यूपी गवर्नमेंट की, उसमें क्या करता है, रिकॉर्ड, उसकी रिकॉर्ड रखता है। उसके बाद इसका एक और स्तंभ जिसको कहते हैं जिला गजेटियर, उसको सब पता होता है। जो जिला गजेटियर होता है वो बताएगा आपके गांव में तालाब कहाँ है, वृक्ष कहाँ लगा हुआ है, किस खेत में कौन सी खेती होती है, ये सब किसके पास होता है, आपके जिला गजेटियर के पास। आगे चलकर जो आपका राजस्व परिषद है दोस्तों, ये दो भागों में बंट जाता है। जो राजस्व परिषद है आगे चल गया होता है, दो भागों में बढ़ जाता है, जिसका नाम होता है एक राजस्व प्रशासनिक और एक राजस्व न्यायिक परिषद। ठीक है दोस्तों, उसका एक का नाम होता है राजस्व प्रशासनिक और एक राजस्व न्यायिक परिषद। जो राजस्व प्रशासनिक परिषद है वो क्या करता है, प्रशासनिक से आपको समझ आ जाता है कि इसमें कुछ ऐसे काम होंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू कमीशन एंड रेवेन्यू जुडिशरी कमीशन, राजस्व न्यायिक परिषद, राजस्व प्रशासनिक परिषद। तो राजस्व प्रशासनिक परिषद जो है, राजस्व परिषद, आगे चल करके आपको मैंने बताया कि दो डिपार्टमेंट हो जाते हैं इसके। ये डिपार्टमेंट होता है इसका राजस्व प्रशासनिक परिषद, और दूसरा इसका जो डिपार्टमेंट है राजस्व न्यायिक परिषद। दोनों बातें बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें बिल्कुल आप हिचकिचाने या सोचने समझने की जरूरत नहीं है, जरा सा दिमाग लगाने। राजस्व प्रशासनिक परिषद, राजस्व न्यायिक परिषद। तो राजस्व न्यायिक परिषद का जो हेडक्वार्टर है, इसको आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर जो है ये लखनऊ में है। राजस्व प्रशासनिक परिषद का हेडक्वार्टर लखनऊ में, और राजस्व न्यायिक परिषद का हेडक्वार्टर वही है जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने कंपनी ने किसका स्थापना किया था, राजस्व परिषद का, मतलब प्रयागराज या इलाहाबाद। ठीक, राजस्व न्यायिक परिषद हेडक्वार्टर लखनऊ, राजस्व न्यायिक परिषद हेडक्वार्टर प्रयागराज, राजस्व प्रशासनिक परिषद हेडक्वार्टर प्रयागराज। ठीक, अब चलते हैं, बताते हैं राजस्व न्यायिक परिषद में क्या आता है। वाद विवाद। कैसा वाद विवाद आएगा, जो भी आपके लैंड रिकॉर्ड्स के माध्यम से होगा, जो भी आपकी रेवेन्यू के माध्यम के लिए होगा, वो किसमें आता है, इसमें आएगा राजस्व न्यायिक परिषद। फिर उसके बाद क्या आता है, अपीली अधिकार। आप सभी जानते हैं जुडिशरी का काम है डिसीजन देना, अपीली अधिकार। और एक तो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन। क्या होता है, न्यायिक पुनराविलोकन। न्यायिक पुनराविलोकन मतलब जो भी सिस्टम जैसे समय समय पर क्या करती है जुडिशरी, वो देती है डिसीजन। हो सकता है उस डिसीजन में कुछ गलतियां त्रुटियां रही गई हों या कुछ कमियां रह गई हों, तो उस कमियों को दूर करने के लिए क्या करती है, जुडिशियल रिव्यू करती है। क्या करती है, जुडिशियल रिव्यू करती है, न्यायिक पुनरावलोकन करती है। अपीली अधिकार, वो अपील करती है। ठीक है, फिर वाद विवाद जो सिस्टम होता है सारा उसका लिखा लिखा कहां देखा जाता है, आपके प्रयागराज में राजस्व न्यायिक परिषद में। ऐसे ही राजस्व प्रशासनिक परिषद में क्या होता है, इसमें इसके जो 5 स्तंभ है निम्न प्रकार से हैं। ठीक है,
5 स्तंभ है जो निम्न प्रकार से हैं: भू अभिलेख, मालगुजारी, भू अभिलेख, मालगुजारी। ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि जुडिशरी सिस्टम में मैंने आपको 3 प्रकार के जो उसका न्यायिक रिव्यू था सिस्टम, वाद विवाद था, अपीलीय अधिकार था, उसी प्रकार से राजस्व प्रशासनिक परिषद में 4 प्रकार के प्रमुख एलिमेंट्स हैं। भू अभिलेखों का रख रखाव। भू अभिलेखों का रख रखाव में क्या आता है कि जो जीएस लैंड्स होती है, जो गवर्नमेंट की जमीन होती है, उसका टेक केयर करने का काम किसका होता है? किसका होता है? लेखपाल का। उसका काम होता है, वो एक अकाउंट बनाता है जिसका नाम है दैनिक चर्या। ठीक है। तो वो उसके माध्यम से वो रोज अपने जो उसका हल्का होता है, जो एरिया होता है, उसमें भ्रमण करता है। जो सरकारी संपत्ति होती है, जो भू अभिलेख के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो दस्तावेज होते हैं, खसरा खतौनी और इन सब का जो देखरेख कौन करता है? देखरेख करने का जो जिम्मेदारी होती है इसके अंतर्गत आती है राजस्व प्रशासनिक परिषद के अंतर्गत भू अभिलेखों का रख रखाव। मालगुजारी। सरकार आपको सारी सुविधाएं देता है, ठीक है। उसने चकबंदी सिस्टम डिपार्टमेंट बनाया है, राहत आपदा कंट्रोल विभाग बनाया है, डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग बनाया है, सब कुछ बनाया है। उसके बदले में वो आपसे लेती क्या है? तो क्या करती है? आपसे वसूलती है। क्या? मालगुजारी। सरकार क्या करती है? मालगुजारी डिपार्टमेंट बनाया है, जिसके माध्यम से वो क्या करती है? आपके जो रेवेन्यू होता है, जो आप प्रोडक्शन करते हैं, उसके बदले में थोड़ी सी अमाउंट आपके यहाँ आता है। मालगुजारी क्या करता है? आपके जो प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, उसके लिए मालगुजारी वसूल करने का एक जो डिपार्टमेंट है वो प्रशासनिक राजस्व प्रशासनिक परिषद के अंतर्गत आता है। अन्य देयों की वसूली वो देता है आपको कोऑपरेटिव, जहां से आप खाद वगैरह लाते हैं, ठीक है। तो उसकी भी वसूली कैसे होता है? राजस्व प्रशासनिक परिषद डिपार्टमेंट के माध्यम से। राजस्व प्रशासनिक परिषद के माध्यम से अन्य देयों की वसूली भी कौन करता है? आपका प्रशासनिक डिपार्टमेंट, जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ। अगर आप केसीसी बनवाए हैं, ठीक है, केसीसी बनवाए हैं, तो वो किसका डिपार्टमेंट है? न्यायिक पुनर्विलोकन की डिपार्टमेंट तब होता है जब कोई वाद विवाद हो जाता है, कोई अपील पड़ जाती है आपके खिलाफ, ठीक है, या कोई कानून कुछ उसने नियम बनाया और उसके बाद कोई आपके अगेंस्ट आता है, तो वो क्या करती है? वो जो डिसीजन आता है न्यायिक पुनर्विलोकन में, वो क्या करती है? रिव्यू करती है। ठीक उसी प्रकार से जो अन्य देयों की वसूली होती है, किसके अंतर्गत आती है? राजस्व प्रशासनिक परिषद के। फिर भूमि अर्जन संबंधी कानून, ये किसके अंतर्गत आता है? राजस्व प्रशासनिक परिषद। किसका इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन, ठीक है। तो भूमि अर्जन संबंधी जो इतने भी कानून हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। लेखपाल क्या करता है? एक बढ़िया सा खाका तैयार करता है, बढ़िया सा एक ढड्ढा तैयार करता है, जिसके माध्यम से बताता है गवर्नमेंट को इतनी लैंड रिक्वायरमेंट है, वो कहां से उसको फिलफिल करना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं हर एक गांव में जीएस लैंड होती है। अब सरकार को लैंड की नीड होगी तो किसके पास जाएगा? वो अपने डिपार्टमेंट में। तो कल हम बताएंगे इसका कि सीक्वेंस क्या होता है। एक मंडलायुक्त होता है, फिर अपर मंडलायुक्त होता है, फिर जिला अधिकारी होता है, फिर एसडीएम होता है, फिर कानून गो होता है, फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार। इसके बाद आपका राजस्व परिषद आता है, कानून गो आता है, कानून गो के बाद आपका लेखपाल आता है, ठीक है। तो कल आज की क्लास में हम बच्चों यहां तक पढ़ा रहे हैं। होप यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, और जिसका जैसा कि आप सभी जानते हैं यह एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, एक परिचय क्लास थी एसएससी एक्सपर्ट टीम के द्वारा, जो कि आपको निःशुल्क सुविधा प्रोवाइड कर रही है, निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कर रही है। मात्र 30 दिवसीय कार्यशाला में लेखपाल का ग्रामीण परिवेश और उसके सभी सेगमेंट्स जितने भी है, जो 4 स्तंभ आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताए थे, उनका 100% समापन की गारंटी और आपको बेटर स्कोर और आपको सिलेक्शन देने की गारंटी। तो वीडियो में कल मिलते हैं दोस्तों।